ये हमारा कॉस्मोपॉलिटनिज़्म के ऊपर दूसरा वीडियो है। इससे पहले आपने नहीं देखा है तो उससे पहले अपना पहला वीडियो देखिए। देखो इसमें अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था स्टुअर्ट हॉल तक, जो कि जो आइडेंटिटी होती है उसको निर्मित बताते हैं कि जो भी आइडेंटिटी होती है वो बनती रहती है, बनाई जाती है उसको। और बनाते कौन है? मीडिया और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइज़ेशन और मीडिया या तकनीक, इन सब के कारण हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमेशा बनती रहती है। इसको हमने अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत देखा। अब आगे और देखते हैं, इसका एक और टाइप है लीगल कॉस्मोपॉलिटनिज़्म। लीगल यानी इसमें कुछ कानून की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? कानून की बात की जाएगी। वैश्विक विधिक सिद्धांत है ये। तो दुनिया को एक साझा वैश्विक विधिक व्यवस्था की आवश्यकता है, जहाँ हर मनुष्य पर समान वैश्विक अधिकार लागू हो। देशों के ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और कानून लागू हो, मानवाधिकार, शरणार्थी अधिकार, वैश्विक न्याय को संरक्षित किया जाए। और लीगल कॉस्मोपॉलिटनिज्म कहता है कि दुनिया को एक वैश्विक रूल ऑफ लॉ चाहिए। क्या चाहिए? वैश्विक रूल ऑफ लॉ चाहिए। ऐसा लॉ होना चाहिए जो पूरे विश्व के अंतर्गत जो सिटीजन है, नागरिक है, उनके ऊपर लागू होना चाहिए। तो ऐसे कुछ कानून हम पढ़ेंगे जो कि पूरे विश्व के ऊपर लागू है। ओके, तो ये है आपका ग्लोबल लीगल ऑर्डर। इसके अंतर्गत बात की जा रही है कि हर मनुष्य पर समान वैश्विक अधिकार लागू हो। यानी हमारे पास में राइट्स तो है, और जो राइट्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? यूनिवर्सल। अपन पढ़ते हैं यूनिवर्सल राइट्स होने चाहिए, और उनको लागू करने वाले इंस्टीट्यूट भी हमारे पास होने चाहिए। ऐसे लीगल इंस्टीट्यूट होने चाहिए, ऐसे विधिक संस्थाएं हमारे पास में होनी चाहिए जो उन कानून को लागू करें। क्योंकि हम क्या मान रहे हैं कि जो एक नागरिक है वो किसी एक देश का नहीं है, पूरे वर्ल्ड का है, पूरे विश्व का है। और उसको राइट्स मिलने चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। किस किस पर्पज से या क्यों मिलने चाहिए? क्योंकि वो एक मानव है। और यदि एक मानव है और उसको आपने अधिकार भी दिए, तो उसको लागू करने के लिए कुछ संस्थाएं होनी चाहिए। तो उनके बारे में हम इसमें कुछ-कुछ बातें पढ़ेंगे। क्या कहता है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ये बात करता है भी। तो ये विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय है। व्यक्ति मात्र एक देश का नागरिक नहीं, बल्कि वैश्विक विधिक व्यवस्था का भी हिस्सा है। शक्तिशाली देशों के नेताओं तक पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से लिखा हुआ है ऐसा कि यदि कोई अपराध करता है तो उसके ऊपर कोर्ट केस चल सकता है उसके ऊपर। किस बात का? क्रिमिनल। यदि किसी ने अपराध किया है तो उसका केस कहाँ चलेगा? आईसीसी के अंतर्गत। बड़ा कोई अपराधी है जिसने पूरी मानवता को नुकसान पहुंचाया है। किसी नागरिक को, खूब सारे नागरिकों को यदि किसी ने नुकसान पहुंचाया, तो उसका जो फैसला है आईसीसी के अंतर्गत होगा। या ऐसा कोई लीडर है जिसने दो देशों के बीच में युद्ध करवा दिया, या अपने ही देश के अंतर्गत कुछ जेनोसाइड करवा दिए, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट करवा दिया, नरजातीय हिंसा करवा दी अपने देश के अंतर्गत, या किसी जातीय समूह को मार दिया, किसी दूसरे धर्म को मार दिया, तो उससे जुड़े हुए जो फैसले हैं वो कहाँ दिए जाएंगे? इस आईसीसी के अंतर्गत देने चाहिए। और इसको पावरफुल बनाने की बात ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म के जो थिंकर्स है वो कर रहे हैं कि विश्व नागरिकता की जो अवधारणा उसमें इसको थोड़ा और पावरफुल हमें बनाना है, जिससे डर रहे कि केवल हम अपने ही नहीं, किसी दूसरे देश के जो नागरिक है उसको भी हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये इसमें ये मानता है कि ऐसा होना चाहिए, और पावरफुल उसको बनाना है। और क्या है इसमें? अपन पढ़ते हैं इसको, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स लॉ, सार्वभौमिक मानवाधिकार। इससे जुड़े हुए क्या क्या है ये अपन पढ़ते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई? 1948 में। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जिसे प्रत्येक मानव को, जो पूरा विश्व में, उसको बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं। मानव चाहे किसी भी देश में हो, उसके जो अधिकार है वो कैसे होने चाहिए? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए, अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसी भी देश से हो, सभी के पास में अधिकार होना चाहिए। कब दिए गए सबसे पहली बार? 1948 के अंतर्गत। और क्या? इंटरनेशनल Covenant on Civil and Political Rights एंड इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो ये भी अधिकार दिए जाते हैं खूब सारे। इनका उद्देश्य था मानवाधिकारों को वैश्विक कानूनी मानक बनाना।
कौन सा स्टैंडर्ड बना रहे हैं कि सबको लागू होना चाहिए, सबके ऊपर लागू होना चाहिए, ये जो अधिकार दिए हैं सबको मिलनी चाहिए और यदि कोई नहीं दे रहा है तो ये हम करेंगे। कुछ काम भी किया गया है कि सबको अधिकार किस प्रकार से मिलना चाहिए, यदि कोई नहीं दे रहा है तो आईसीसी उधर देख लेंगे हम। तो ये काफ़ी शानदार प्रयास हुए हैं। और किसके अधिकारी को बात कर रहा है ये, एक और अधिकारों की बात कर रहा है, रेफ्यूजी जो शरणार्थी है, शरण लेने के लिए दूसरे देश में चले गए। शरणार्थी कौन होते हैं? जो अपने यदि किसी देश के अंतर्गत 2 ग्रुप या किसी प्रकार से हिंसा हो रही है, किसी के जीवन को खतरा होता है, तो वो अपने देश को छोड़ के जब दूसरे देश में चला जाता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? रेफ्यूजी, शरणार्थी कहेंगे। उसके पास भी तो अधिकार होने चाहिए। क्योंकि उसके पास ज़मीन नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, आपके पास क्या ज़मीन है रखने के लिए, पैर आप रख सकते हो, लेकिन इनका क्या होगा जब इनके पास पैर रखने के लिए ज़मीन नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो नागरिक हैं, उनके अधिकारों की बात भी यहाँ पर की जा रही है कि उनको भी अधिकार मिलने चाहिए। तो शरणार्थी किसी देश के नागरिक भले नहीं हो, पर वो मानव तो है, इसलिए उनके अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। क्यों अधिकार मिलना चाहिए? क्योंकि वो ह्यूमन है, उसके अंतर्गत भी ह्यूमैनिटी है, मानवता है। यदि कोई मानव है, चाहे वो शरणार्थी हो या गरीबी से पीड़ित हो वो, या हिंसा से पीड़ित हो, उसको अधिकार मिलने चाहिए। तो उसके लिए क्या-क्या प्रयास हुए हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर? ये महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। 1951 का कन्वेंशन है आपका, 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन। शरणार्थी कन्वेंशन है कौन-सा? 1951 का, रिफ्यूजी से संबंधित है, महत्वपूर्ण बात है, आपको इसको ध्यान में रखना है। और एक है, इससे जुड़ा हुआ एक कमीशन बना हुआ है यूनाइटेड नेशन के अधीन, यूएनएचसीआर, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार एग्जाम में। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। आर से रेफ्यूजी, सी से कमीशन, एस से हाई, एन से नेशनल, यू से यूनाइटेड। यूनाइटेड नेशन के तहत ये कमीशन काम कर रहा है, किसके लिए? रेफ्यूजी, जो शरणार्थी है उनके अधिकारों की बात करता है ये। ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। पूरा नाम पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। और ये रेफ्यूजी कन्वेंशन आप देख लेना, 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन। कन्वेंशन ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो अपना कंसेप्ट है लीगल वाला, ये इनके अधिकारों की बात कर रहा है। शरणार्थी हो, पूरी दुनिया में कोई भी मानव होते हैं, उनके अधिकारों की ये बात कर रहा है। आगे देखो, ग्लोबल लीगल ऑर्डर। तो ऐसा हम ऑर्डर बनाएंगे, एक ऐसी व्यवस्था हम बनाएंगे विश्व में जिसका पालन सभी देश करें और सभी व्यक्ति करें। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी बातें तो कर ही सकते हैं, क्या जा रहा है अपना, कि इंटरनेशनल लेवल पर हम ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, या ऐसा कोई कानून हम बनाएंगे, इंस्टीट्यूट हम बनाएंगे जिसका पालन सभी लोग करें। तो क्या-क्या हम बना सकते हैं? एक तो आईसीजे, आईसीजे हम बना सकते हैं, और एक आईसीसी, दोनों ध्यान में रखना है। और क्या बना सकते हैं? इंटरनेशनल ट्रीटीज कुछ हम कर सकते हैं, ग्लोबल अपन ह्यूमन राइट्स लॉज बना सकते हैं। ऐसे कानून हम बनाएंगे किसके लिए? एक विधिक व्यवस्था, एक लीगल ऑर्डर, एक ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे कि सभी के जो अधिकार है उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते, उनको हम संरक्षित कर सके। उसके लिए खूब सारे प्रयास हमें करने होंगे। आईसीजे, आईसीसी है, वैश्विक मानवाधिकार कानून है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, ऐसी-ऐसी हम पूरे देश के अंतर्गत या पूरा विश्व के अंतर्गत जो भी देश है उनके बीच में हम संधियां करेंगे, ट्रीटीज हम करेंगे। उसके बाद में उनको लागू करना हर देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये 2-3 बातें यहाँ भी आप देख सकते हो कि क्या-क्या प्रयास हुआ है। इससे जुड़े हुए स्कॉलर कौन से हैं? हेबरमास को हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे थोड़ा। हेबरमास, जुर्गेन हेबरमास। तो ये सबसे प्रभावशाली थिंकर है, इसमें अच्छा काम किया है इन्होंने, जुगेन हेबरमास ने। और एक है थॉमस फ्रैंक। तो इनका कंसेप्ट है लेजिटिमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून तभी संपन्न होगा जब वह वैध, न्यायसंगत और सहमतिपूर्ण होगा। ओके, अंतर्राष्ट्रीय कानून की वैधता ये किसके ऊपर बता रहे हैं कि लेजिटिमेसी कब होगी, किसकी? इंटरनेशनल लॉज की। तो एक तो वो वैलिड हो,
क्या हो? वैलिड हो। वैलिड का मतलब होगा सभी देश उसको स्वीकार करें। ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ में गलत व्यवहार कर दें, कि अमेरिका ने कोई अपराध किया, तो उसके लिए तो वो कुछ ही नहीं कर रहा है। या अमेरिका के नागरिकों को तो छोड़ दे रहा है, या यूरोप के नागरिक को छोड़ दे रहा है। और भारत जैसे देश है, एशिया महाद्वीप के जो देश है, या दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं, यदि वो कुछ अपराध करते हैं तो उनको क्या मिल जाए? कोई सजा मिल जाए। तो ये कैसा होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए और न्याय संगत होना चाहिए। अभी जो मैंने बताया आपको, जस्टिफाई उसको करना है, जस्ट होना चाहिए ये। किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं, फेयर एंड जस्ट होना चाहिए ये। और क्या होनी चाहिए? सहमतिपूर्ण होगा। ये तो एक ही बात हो गई, सहमतिपूर्ण। यदि कुछ होता है, लोग उसको सहमत होते हैं, अपनी सहमति देते हैं, तभी तो वो क्या होगा? वैलिड होगा। तो ये बात ध्यान में रखना है। किसने किया है? लेजिटिमेसी ऑफ इंटरनेशनल लॉज की बात करता है थॉमस फ्रैंक, कि कोई भी कानून है जब वह वैध होता है, न्याय संगत होता है और सहमतिपूर्ण होगा, तभी वह क्या होगा? सक्सेसफुल होता है, वह सफल होता है। तो इतनी बातें हो गई। आगे इन्हीं का एक मेन कंसेप्ट है, कॉम्प्लीमेंट्स थ्योरी, अनुपालन या पालन सिद्धांत। तो इसमें वो बताएंगे कि कोई भी जो राष्ट्र है, वो जो रूल है, लॉज है, उनका पालन क्यों करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स थ्योरी एक्सप्लेन करता है व्हाई स्टेट ओबे रूल्स एंड इंटरनेशनल लॉ एंड ड्यू टू बेनिफिट्स, प्रेशर, रेपुटेशन और द फियर ऑफ सैंक्शंस, उनके ऊपर कुछ दबाव डल सकता है, प्रतिष्ठा के लिए, दंड के कारण हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये थ्योरी किसने दिया? कॉम्प्लीमेंट्स थ्योरी बता दोगे? अनुपालन सिद्धांत या पालन सिद्धांत किसने दिया? इसका मतलब क्या होता है? कोई भी देश कि राष्ट्र नियम और इंटरनेशनल जो लॉज होते हैं या रूल रेगुलेशन होते हैं, उसको ओबे क्यों करता है, उसका पालन क्यों करता है? कोई भी राष्ट्र नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन क्यों करता है? ये कौन बता रहा है? इस सिद्धांत में बताता है। चाहे वो लाभ हो, दबाव या प्रतिष्ठा हो या दंड के कारण, किसी भी कारण से करता हुआ क्यों करता है, इन सब के बारे में कौन बताता है? ये थ्योरीज हमें बताती। तो इसको भी ध्यान में रखना है। ये थ्योरी किसने दी? बता दो। ये थॉमस फ्रैंक के द्वारा ये थ्योरी दी जाती है। और एक हमारा है अब कॉस्मोपॉलिटियन डेमोक्रेसी। इसको हम जब डेमोक्रेसी पढ़ेंगे तो वहां से हम अलग से देख लेंगे इसको। अभी एक बार यहाँ पर दे सकते हो। हिंदी में इसका नाम मिलता है सामान्यतः सर्वदेशी लोकतंत्र या विश्व नागरिक लोकतंत्र। कॉस्मोपॉलिटियन डेमोक्रेसी को कहते हैं। तो एक बार फिर से हम वही बात करेंगे कि जो प्रॉब्लम है इंटरनेशनल है, तो इनका जो सॉल्यूशन है वो भी कैसा होना चाहिए? इंटरनेशनल होना चाहिए। जितने भी देश है सब मिलकर हम उसका सामना करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? खूब सारी प्रॉब्लम है जिसका समाधान कोई भी एक देश नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है किसी एक देश की बाउंड्री के भीतर नहीं हुई है पैदा। सभी देश इससे परेशान है। यदि सभी देश परेशान है तो सभी मिलकर इसका हम सामना करेंगे। इस दुनिया में जितने भी देश है सभी मिलकर इन समस्याओं का हम समाधान करेंगे। दुनिया को एक वैश्विक लोकतांत्रिक राजनीति की आवश्यकता है। इससे ही कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी कहा जाता है। किसकी आवश्यकता है? ग्लोबल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए। देखो, अच्छा है। तो एक अपन ने पढ़ा मोरल वाला, वो किसकी बात करता है? मॉरली इक्वालिटी की बात करता है, यानी सभी मनुष्य समान नैतिक मूल्य रखते हैं। एक अपन ने क्या देखा? पॉलिटिकल वाला देखा, जो कि ग्लोबल जस्टिस और राइट्स की बात करता है। ग्लोबल जस्टिस और राइट्स की बात करता है। और ये किसके ऊपर जोर देता है? ग्लोबल सिटीजनशिप के ऊपर। कौन? पॉलिटिकल। अरे सिटीजन का जो कंसेप्ट है वो कौन सा होता है? पॉलिटिकल होता है। नागरिकता क्या होता है? एक राजनीतिक अवधारणा है मुख्य रूप से। तो ये क्या बोलेंगे पॉलिटिकल वाले? कि ग्लोबल सिटीजन होना चाहिए, सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। और ये है जो डेमोक्रेसी वाला है, वो क्या कहता है? एक गवर्नेंस होनी चाहिए। ग्लोबल गवर्नेंस की बात कौन करता है? कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। और ये क्या कहता है? दुनिया को डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमें रेगुलेट करना चाहिए। तो
इनमें ये आप देख लें मुख्य फ़ोकस किसके अंतर आप देख सकते हो इनमें क्या-क्या अंतर है तीनों में, आप समझ गए होंगे। मोरल वाला क्या कह रहा है, मोरल का उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति को क्या बनाना, मोरल बनाना, नैतिक बनाना, क्योंकि सभी व्यक्ति क्या होते हैं, नैतिक होते हैं, इसलिए जो भी प्रॉब्लम है उनका समाधान सबको मिलकर करना चाहिए, ये अपन ने पढ़ा। ये क्या चाहता है, ग्लोबल जस्टिस चाहता है, राइट्स चाहता है। पॉलिटिकल से संबंधित हो गया तो जस्टिस अपन और राइट्स अपन पढ़ते ही हैं। और क्या चाहेगा, ये चाहेगा ग्लोबल सिटीजनशिप ये चाहेगा। एक अपन ने ये देख लिया डेमोक्रेसी वाला। अब देखो इसके इनको मानते कौन-कौन है इस कांसेप्ट को? तो पहला हमारा है इसमें डेविड हेल्ड। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हेल्ड को कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी का फाउंडिंग थियरिस्ट कहा जाता है। ये मुख्य सिद्धांतकार है किसके? डेमोक्रेसी वाले के। इसमें उन्होंने बताया कि वैश्विक संविधानवाद आवश्यक है, ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या आवश्यकता है? वैश्विक संविधानवाद आवश्यकता है। दोनों बातें याद रहेगी। डेविड हेल्ड इसके मेन इस थ्योरी को देने वाले कौन है? डेविड हेल्ड इसको मुख्य स्कॉलर है जो कि ये बात कहते हैं। आगे देखो आप, इनकी पुस्तकें कौन-सी है? डेमोक्रेसी एंड द ग्लोबल ऑर्डर और ग्लोबल कवेनेंट। इनकी पुस्तक ये महत्वपूर्ण है, डेमोक्रेसी एंड द ग्लोबल ऑर्डर की जो बुक है वो किसके द्वारा दी गई। तो एक है इसमें इनका कांसेप्ट क्या है, ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वैश्विक संविधानवाद की अवधारणा किसने दी? डेविड हेल्ड के द्वारा ये दी जाती है। यानी जो भी नियम आप बना रहे हो वो सबका पालन करना चाहिए, सभी को अधिकार मिलने चाहिए, सभी को राइट्स मिलने चाहिए। और जो भी नियम बनाए जाए सभी देश उसका पालन करें। और ये जो नियम बनाए लोगों की सहमति से बनने चाहिए। ओके, तो ऐसी बातें कौन कर रहे हैं? डेविड हेल्ड ये बातें कर रहे हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इसको। आगे देखो इसी से जुड़े हुए एक और स्कॉलर है, आर्चिबुकी। आर्चिबुर्गी, डैनियल आर्चिबुर्गी। तो आर्चिबुर्गी कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट के प्रमुख समर्थक है। हेल्ड अपन ने देखा, हेल्ड के साथ में ये भी है बाद में। इन्होंने भी अच्छा काम किया इस डेमोक्रेसी के ऊपर। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के ये भी समर्थक है। ये क्या कहते हैं, विश्व स्तर पर प्रतिनिधित्व है। लोगों को सीधे वैश्विक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये कौन कहते हैं, ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन। विश्व स्तर पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए सभी लोगों का। कि यदि कोई इंस्टीट्यूट आप बना रहे हो उसमें पूरे विश्व के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अरे जैसे अपन भारत में सरकार बनाते हैं तो हर जिले से कौन जाते हैं, हर तहसील से कौन जाते हैं, एमपी एमएलए जाते हैं। वैसे ही हर देश से यहाँ पर क्या होना चाहिए, हम लोग चुनेंगे अपने किसी एक लोग को और वो हमारा जो इंस्टीट्यूट होता है, जो सबसे ऊपर इंस्टीट्यूट बनेगा उसमें सभी लोग शामिल होंगे, हमारी प्रतिनिधित्व इसमें शामिल होंगे। मतलब हमारी प्रतिनिधित्व मतलब हम ही शामिल हो रहे हैं, तो सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये बात कह रहे हैं आर्चेवोगी, ये बातें कर रहे हैं। इसको भी ध्यान में रख लेना। दोनों ही थिंकर जुड़े हुए हैं आपके, ध्यान में रखोगे अच्छे से। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के साथ में डेविड हेल्ड महत्वपूर्ण स्कॉलर है इसके साथ में जुड़े हुए, और एक है आर्चिपुकी। अब ये क्या-क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज की बात करते हैं कि विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई जाए, जैसे ग्लोबल पार्लियामेंट बना दिया जाए, वैश्विक संसद बना दी जाए, और क्या बना दी जाए, ग्लोबल असेंबली बनाई जाए। ग्लोबल असेंबली जो कि कानून को बनाए। ओके, कानून बनाने वाली संस्थाएं असेंबली बन जाए, सभाएं बन जाए। तो ये बड़ी-बड़ी बातें करेंगे ग्लोबली, ये थोड़ा पॉसिबल कम होता है। दूसरा देखो आप, यूएन में लोकतंत्रीकरण हो, डेमोक्रेटलाइजेशन ऑन द यूएन। डेमोक्रेटाइजेशन क्या होना चाहिए यूएन का? लोकतांत्रिकरण का मतलब क्या हो गया? यूएन का लोकतांत्रिक मतलब है सभी लोगों की, हर देश की इसके अंतर्गत भागीदारी हो और वह काम करे तो सभी देशों के लिए करे। ये तो होता है। लोकतांत्रिकरण क्या होता है? सभी देश का उनमें प्रतिनिधित्व हो, जो डिसीजन लिया जाए वो सहमति आधारित हो। यदि कुछ गलत कर रहा है तो उस पर सभी मिलकर करें, हमला करें उसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि वो भेदभावपूर्ण कर दे, अमेरिका का समर्थन है तो उसका नहीं कर रहा है। ओके? तो
यूएन को क्या बनाना है हमें और अच्छा बनाना है। सभी लोगों, सभी देशों की इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सहमति से उसमें डिसीज़न लिए जाने चाहिए और उसको हमें पावरफुल बनाने का प्रयास करना चाहिए, ये बात कहते हैं। विश्व न्यायालय को मजबूत बनाना, वर्ल्ड जो कोर्ट है उनको पावरफुल बनाना है और विश्व के अंतर्गत जो और एनजीओ बने हुए हैं, सोशल मूवमेंट, ह्यूमन राइट्स ग्रुप बने हुए हैं, ऑनलाइन ग्लोबल एक्टिविज़्म है, इन सबको हमें और पावरफुल हमें बनाना है। इनको और एक्टिव होना चाहिए, क्यों? तभी तो पूरे विश्व के अंदर क्या है ये डेमोक्रेसी आएगी, जो भी काम होगा डेमोक्रेटिक तरीके से होगा। यदि इतना हो जाए कि सभी का प्रतिनिधित्व हो जाए, पार्लियामेंट हो जाए, हमारा यूएन है उसमें हर काम सहमति से सा हो, वो रूल रेगुलेशन माने, किसी एक देश के अनुसार काम नहीं करे। ग्लोबल सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, विश्व न्यायालय को हम क्या करेंगे और हम मजबूत करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा डेमोक्रेसी। कौन-सा? कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी आ जाएगा। हेल्ड हमने पढ़ा, आर्क्यूबी हमने पढ़ा। तो ये 4 पॉइंट इसके मेन मुख्य तत्व हो गए, एलिमेंट्स हो गए। चलो ये तो अपने टाइप हो गए, 4-5 जो टाइप थे वो हमने देखा कि इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना होता है। आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। ये जो कंसेप्ट है ये आया कहाँ से? तो आया कहाँ से, जो भी आता है कहाँ से आता है? यूनान से आता है। यूनान से सब कुछ आता है। तो वहाँ से हम थोड़ा पढ़ेंगे। यूनान यूनान के अंतर्गत ये कंसेप्ट चलता था, उसको हम थोड़ा और अब पढ़ेंगे धीरे-धीरे। तो वहाँ एक कंसेप्ट है स्टोइक। स्टोइक क्या होता है? आपने पढ़ा होगा स्टोइक के बारे में। तो ये जो आइडिया है, इनमें क्या कहा जाता था? इनमें कहा जाता है कि पूरा जो मानव समुदाय है सब एक जैसे ही हैं, सबको मिल-जुल कर रहना चाहिए, सभी को नैतिक रूप से सब नैतिक होने चाहिए, हर मानव, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी। ये शुरुआती जो बातें हैं ना अपन जो कॉस्मोपॉलिटनिज़्म के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ये स्टोइक जो दर्शन है उसी के द्वारा दिया गया था। तो स्टोइक कॉस्मोपॉलिटनिज़्म विश्व नागरिकता का कंसेप्ट इन्हीं के द्वारा स्टोइक का। तो ये क्या है? ये इसकी पहली फिलोसॉफिकल ओरिजिन माना जाता है इसको। किसको? इस कंसेप्ट जो अपन पढ़ रहे हैं, ये जो अपन विचार पढ़ रहे हैं कॉस्मोपॉलिटनिज़्म का, विश्व नागरिकता की जो अवधारणा पढ़ रहे हैं, कहाँ से शुरुआत हुई है? स्टोइक दर्शन से। एंशिएंट पीरियड जो प्राचीन काल है, यूनान के अंतर्गत वहीं से इसकी मुख्य रूप से शुरुआत मानी जाती है। स्टोइक जो दार्शनिक है, ये क्या एक बड़ा विचार है, उसमें खूब सारे दार्शनिक लोग आए हैं। इन्होंने क्या कहा? सभी मनुष्य एक ही वैश्विक समुदाय का हिस्सा है, ग्लोबल कॉस्मोपोलिस। सभी क्या है? एक ही वैश्विक समुदाय का है। सभी मानव है तो सभी एक ही है, बाउंड्री ये सब हमने बनाया है। ये शुरुआती विचार ये बहुत पहले दे देते हैं। यही विचार आगे चलकर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल सिटीजनशिप और मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटनिज्म की नींव बन जाती है। कौन-सा? कि सभी मनुष्य क्या एक वैश्विक समुदाय का हिस्सा है। ये बातें शुरुआती समय में कह दी गई थी कि सभी क्या है? एक ही है। पूरा विश्व क्या एक कम्युनिटी है, एक परिवार की तरह काम करता है। तो प्रारंभिक विचार स्टोइक से आता है। ह्यूमैनिटी इज़ वन ग्रेट पोलिस। याद रहेगा, ह्यूमैनिटी क्या है? ग्रेट पोलिस है। मानवता एक वृहद नगर राज्य है। पूरी मानवता एक ही ग्रेट सिटी है। तो ये कंसेप्ट कहाँ से है? ज़रूर आपको ध्यान में रखना है, स्टोइक दर्शन से आता है। इसमें कई सारे दार्शनिक होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, जो कि ये बातें करते रहते हैं। ग्रेट पोलिस, ह्यूमैनिटी, मानवता। मानव के अंतर्गत क्या होती है? ह्यूमन के अंतर्गत क्या होती है? ह्यूमैनिटी होती है। मानव के अंतर्गत क्या होता है? मानवता होती है। तो मानवता क्या है? एक ग्रेट पोलिस है। क्या है? ग्रेट पोलिस है, एक वृहद बड़ा नगर राज्य है। हर इंसान में क्या होती है? मानवता होती है। मानव में क्या होती है? मानवता होती है। तो जितने भी मानवता है, जिसमें भी यदि मानवता है, वो सब क्या एक है। एक बड़ा राज्य बनाएँगे, कौन बनाएँगे? जिसके अंतर्गत भी मानवता है, वो एक बड़ा राज्य का निर्माण कर सकते हैं।
सभी मनुष्य बराबर है, सभी एक साझा नैतिक समुदाय के सदस्य हैं, ये आधुनिक ग्लोबल सिटीजनशिप का ही सबसे पुरानी अवधारणा है। मनुष्य में रीजन सार्वभौमिक है, इसलिए सभी मनुष्य क्या है, नैतिक रूप से बराबर है। रीजन यानी तर्क है। तर्क मतलब सोचने समझने की क्षमता सभी में है, क्या सही और क्या गलत है। ये कौन बताता है? आपका विवेक, रीजन बताता है। और ये सभी में है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी मानव है, सभी के अंतर्गत क्या है, ये है कि सब तो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। मानव के अलावा जो दूसरे, उनमें ये क्षमताएं कम होती है। तो जो भी मानव है, जिसमें रीजन है, सभी में रीजन होता है, जब सभी में है तो सब एक ही हुए ना। बाउंड्री ये सब तो इंसानों ने बनाई है जन्म के बाद में, प्रशासन करने के लिए, बेहतर प्रशासन हो, या अपने लालच के लिए, सीधी सी बात है, अपने लालच के लिए बाउंड्री ये सब बनाई गई है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ह्यूमनिटी जे वन ग्रेट पोलिस है, ग्रेट सिटी है, और सभी मानव में एक जैसा ही होता है, ये अवधारणा शुरुआत के अंतर्गत स्टोइक दर्शन से आती है। तो इसको आपको थोड़ा सा देखना है, हिस्टोरिकल में ये अपन थोड़ा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ये कुछ और कह रहे हैं कि द वर्ल्ड इज कॉस्मोपोलिस है। कॉस्मोपोलिस मतलब पूरा विश्व एक साझा नगर राज्य है, सब एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। स्टोइक कॉस्मोपोलिटनिज्म को मानवाधिकारों की दार्शनिक जड़ माना जाता है, अभी अपने पढ़ा। और ये डाइजेंस ऑफ सिनोप है। इन्होंने क्या कहा, सेम को सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड कहा। ये थोड़ा फैक्ट है, इसको देख लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है इसको भी। डायग्नोस ऑफ सिनोप, देख लीजिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो ये सिनोप महोदय हैं, इन्होंने कहा कि मैं क्या हूँ, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, इस विश्व का एक नागरिक हूँ। सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, इस विश्व का क्या हूँ, एक नागरिक। किसने कहा? सिनोप ने कहा कि मैं इस विश्व का क्या हूँ, एक नागरिक हूँ। इस विश्व का एक नागरिक हूँ मैं, किसी एथेंस का नहीं, किसी स्पार्टा का नहीं, यूनान का नहीं, मैं तो इस विश्व का नागरिक हूँ। तो सब एक जैसे ही हैं, सबको मिलकर रहना चाहिए, ये शुरुआती कंसेप्ट यहीं से आता है। उसके बाद में जो शुरुआती और आज के समय में जो काम किया है इस कंसेप्ट के ऊपर, वो है इम्मानुएल कांट। कांट को मॉडर्न लिबरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म का पिता कहा जाता है, फाउंडिंग फादर कहा जाता है। और ये किसके हैं, जो अपन ने नैतिक वाला जो अपने पढ़ा था, नैतिक विश्व नागरिकता के, ये क्या माने जाते हैं, जनक भी किसके, दो चीजों के हैं। पहला मॉडर्न लिबरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म, जो नागरिकता की अवधारणा आई, उसको शुरुआत किसने की, अब मेन इन मॉडर्न एरा के अंतर्गत किसने किया, आधुनिक समय में विश्व नागरिकता की अवधारणा को शुरू करने वाले कौन है, इम्मानुएल कांट। और उसके अंतर्गत भी जो अपन पढ़ते हैं, पहला अपन ने पढ़ा था मॉरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म, नैतिक विश्व नागरिकता। उसके भी पिताजी कौन है, यही मतलब इन्होंने ही शुरू किया था ये। इनका उद्देश्य क्या, मेन पर्पज क्या है, कि ये कुछ कंसेप्ट लेके आए, क्या चाहते थे ये समय देखो आप। तो पहले तो ये समय है 1724 से 1804, यूरोप का समय है, सब लड़ाइयाँ चलती रहती है, आपको पता है। 18 सेंचुरी के अंतर्गत खूब सारी लड़ाइयाँ वहाँ होती है, 19 सेंचुरी के अंतर्गत तो होती है, 20 के अंतर्गत भी होती है। तो वो देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि सभी देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो क्या चाहेंगे, वो एक ऐसा कंसेप्ट देंगे जिससे ये जो युद्ध है वो समाप्त हो जाए। क्या चाहेंगे, वो युद्ध है वो समाप्त हो जाए, जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है उसको समाप्त करने के लिए अपना आइडिया देंगे। दूसरा, ऐसा वर्ल्ड बनाएंगे जिसमें सब लोग पीसफुल तरीके से रहें। कुछ ऐसा वो सिस्टम बनाने का प्रयास करेंगे पूरे विश्व के अंतर्गत, कि सभी लोग क्या है, आराम से रहें, पीस आ जाए, शांति आ जाए पूरे विश्व के अंतर्गत। और ये शांति केवल एक दो दिन या एक महीने के लिए नहीं, परपेचुअल, स्थायी, परमानेंट आना चाहिए। हमेशा शांति बनी रहे, युद्ध हो नहीं, शांति बनी रहे, दोनों बातें। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, मानव की जो गरिमा है उसके, उसको वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। डिग्निटी, गरीबी आपकी डिग्निटी को खत्म करता है। अरे डिग्निटी मतलब आपकी इज्जत थोड़ी होती है जब आप गरीब होते हो।
आप पढ़े-लिखे नहीं हो, एकदम गरीब हो, गंदा-गंदा पानी पीते हो, दूषित हवा आपके पास में आती है, एक झोपड़ी में पड़े हो आप, बाहर बदबूएँ आ रही है, तो क्या आपकी इज़्ज़त होगी उस समय? नहीं होगी। तो मानव की जो डिग्निटी है उसको भी वो प्रोटेक्ट करेंगे कि मानव हर मानव है, उसकी अपनी डिग्निटी है, उसको बचाने का प्रयास हमें करना है, तो अपना वो कांसेप्ट देंगे। एक वैश्विक कानून आधारित व्यवस्था वो चाहेंगे ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर। कैसा सिस्टम चाहेंगे वो, कैसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें कानून हो, लॉज़ हो, सभी इसका पालन करें और एक यूनिवर्सल मोरालिटी की व्यवस्था वो करेंगे कि सभी ऐसी कुछ नैतिकताएँ होती है जिसका पालन सभी को करना चाहिए, इसके बारे में वो करेंगे। तो ये मेन उद्देश्य हैं इनका जो थ्योरीज़ अभी हम पढ़ेंगे उनका देने का उद्देश्य क्या है? ये 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 पॉइंट आप पढ़ सकते हो इसको। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ और। अब इनका मेन कांसेप्ट देख लेते हैं इम्मानुएल कांट का, इनके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में हो कि नहीं हो, आप किसी भी हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपकी परीक्षा में क्या कभी-कभी ये टॉपिक नहीं दिया होता, फिर भी ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना कहीं न कहीं जैसे अपन पढ़ते हैं सिटीज़नशिप, नागरिकता का जो कांसेप्ट पढ़ते हैं, थ्योरीज़ के अंतर्गत वहाँ पढ़ा जाता है। आईआर के अंतर्गत ये खूब सारा अपन पढ़ रहे हैं, वो सब आता रहता है। डेमोक्रेसी हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी ये खूब सारी बातें डेमोक्रेसी के अंतर्गत भी पढ़ी जाती है। जस्टिस हम पढ़ते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी हम पढ़ते हैं या हम राइट्स हम पढ़ते हैं, वहाँ ये पूरे कांसेप्ट आते हैं वहाँ और जब हम उनको पढ़ेंगे तो वहाँ बार-बार ये सब चीज़ें आएगी वहाँ पर। आगे देखो कांट के कौन-कौन से कांसेप्ट हैं, मेन कांसेप्ट आप देखिए 3 कांसेप्ट इनके द्वारा दिए गए हैं। पहला है यूनिवर्सल मॉरल लॉ। ये कौन से हैं? कैटेगरिकल इम्पेरेटिव यानी ऐसे कुछ मॉरल आदेश है, नैतिक आदेश है, जिसको सभी को पालन करना है। ऐसे कुछ आदेश है जिनका पालन किसको करना चाहिए? सभी को करना चाहिए। इनका फेमस स्टेटमेंट है, मनुष्य को हमेशा लक्ष्य की तरह मानो, साधन की तरह नहीं। क्या प्यारी बातें की हैं इन्होंने। कि आप मनुष्य का फ़ायदा मत उठाओ, आप ऐसा काम करो जिससे मनुष्य को फ़ायदा हो। जैसे आपने किसी को गुलाम बना लिया, अरे मनुष्य को गुलाम बना रहे हो आप। इससे बेकार क्या ही हो सकता है? आपने मनुष्य को गुलाम बना लिया। और उसके माध्यम से आप अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर रहे हो, अपने हितों को आप पूरा कर रहे हो। किसके माध्यम से? मनुष्य के माध्यम से। ये नहीं होना चाहिए। मनुष्य कभी भी मीन साधन नहीं होना चाहिए आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का। आपकी इच्छा ही क्या होना चाहिए? मानव की भलाई, आपका गोल क्या होना चाहिए? आपकी इच्छा नहीं। ये जो ह्यूमन होता है, मानव होता है, उसके जीवन को बेहतर बनाना आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कभी भी मानव को अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक साधन नहीं बनाना चाहिए। ये तो क्या है, हमारा गोल है, हम जो भी काम करेंगे उसका उद्देश्य क्या होगा, मानव के जीवन को बेहतर बनाना। यदि आप लड़ाई-झगड़ा करते हो, युद्ध करते हो बड़े स्तर पर, तो इससे नुकसान किसको होता है? मानव को आप नुकसान पहुँचा रहे हो, किसी एक देश के नागरिकों को आप नुकसान पहुँचा रहे हो, ये तो बात ठीक नहीं है ना। अरे आप भी ह्यूमन हो, वो भी ह्यूमन है, ह्यूमैनिटी है, दोनों के अंतर्गत मानवता है। उसको जो आप नुकसान पहुँचाते हो वो ठीक बात नहीं है। तो ये क्या कहता है दासता नहीं होना चाहिए। जो ये गुलामी होती है, आप किसी दूसरे मानव को एक गुलाम बना रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। उपनिवेशवाद नहीं होना चाहिए जिसके माध्यम से हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, आर्थिक शोषण करते हैं किसी देश का, वहाँ के संसाधनों को अपन ले जाते हैं। जैसे अंग्रेजों ने भारत भारत क्या एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी थी। तो ये जो कॉलोनिज़्म होता है, ये सब समाप्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से हम अपने जैसे ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया, भारत के जो इंसान हैं उनको गुलाम बनाया। उनका उद्देश्य क्या था?
अपने जीवन को बेहतर बनाना और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो भारत के नागरिकों का सहारा ले रहे हैं। नागरिकों का सहारा नहीं लेना चाहिए। नागरिकों की भलाई होना चाहिए। ऐसा काम करो जिससे मानवता, नागरिकों, एक इंसान की भलाई हो। युद्ध नहीं होना चाहिए, शोषण ये क्या है मॉरली गलत है ये, गलत है, रॉन्ग है ये, मॉरली रॉन्ग है ये कि आप इंसान की सहायता से अपने उद्देश्यों को, अपने गोल को, अपने टारगेट को पूरा करते हो। ये नहीं होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए इंसान को। इंसान का सहारा मत लो। तो ट्रीट ह्यूमैनिटी एज एन एंड इन इटसेल्फ नेवर merely एज ए मीन्स। हमारा उद्देश्य क्या है? मानव के जीवन को बेहतर बनाना नहीं है, ना कि मानव की सहायता से आप अपने जीवन को बेहतर बनाओ, ये नहीं होना चाहिए। एक और है, ऐसा काम करो जिससे आप सभी के लिए सार्वभौमिक नियम बनते देख सकें। Act only according to that maxim which you can will to be a universal law। तो इसको भी देख लेना, ऐसा काम करो जिससे आप सभी के लिए सार्वभौमिक नियम बनते देख सकें। यानी कोई इंटरनेशनल लॉज बन रहा है या कोई इंस्टीट्यूट बन रहा है, तो उसके अनुसार आपको काम करना है, उसके आदेश का आपको पालन करना पड़ेगा। जैसा वो कहता है उसको आप फॉलो कीजिए, ओबे कीजिए उसको आप। तो आपके ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि आपको जो भी कोई ऑर्डर दिया जाता है, उसको उसको मानिए आप, उसको स्वीकार करें। तो ऐसा अपने को एक पॉलिटिकल ऑर्डर अपने को बनाना है, राजनीतिक व्यवस्था बनानी है, नैतिक व्यवस्था बनानी है, लोकतांत्रिक एक व्यवस्था में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ये सब अपने को बनाना पड़ेगा। तो ये बात कांट करें, यूनिवर्सल मोरल लॉ कॉस्मोपॉलिटनिज्म की आत्मा है ये। क्या सार्वभौमिक नैतिक कानून होना चाहिए, सार्वभौमिक नैतिक कानून जिसका पालन सभी करे। क्यों करे? क्योंकि नैतिक रूप से वो सही है। नैतिकता क्या होती है? जो आपको राइट और रॉन्ग बताइए, और राइट क्या है कि आप जो भी मानव दिखे उसकी भलाई के लिए काम करें, उसके साथ रहें, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कभी भी मानव की सहायता आप मत लीजिए। ये इनका पहला कंसेप्ट है। इनका एक और स्टेटमेंट है, वायलेशन ऑफ राइट्स इन वन प्लेस इज फेल्ट एवरीवेयर। तो कहीं भी यदि अधिकारों का हनन होता है तो वो क्या है, पूरी मानवता को प्रभावित करता है। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत हम देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत यदि कुछ हो रहा है, अपने पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों के अंतर्गत कुछ हो रहा है, ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, एक जो वॉयलेशन हो रहा है ऑफ राइट्स का, मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये सबके लिए नुकसानदायक है, किसी एक के लिए नहीं। यदि गांव के आपके पड़ोस के अंतर्गत भी कुछ गलत हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि चीजें फैलती है धीरे धीरे। तो किसी एक देश में यदि कुछ हो रहा है तो सबको मिलकर उसका सामना हमें करना है, उसको बचाना है। जहां भी सिटीजनशिप के साथ या सिटीजन के साथ मुझे कुछ गलत हो रहा है तो हमें सबको उनको बचाने का हमें प्रयास करना है। तो ये भी आपको देखना है। दूसरा इनका कंसेप्ट है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट। तो स्थायी शांति तभी संभव है जब राज्य कानून आधारित व्यवस्था अपने युद्ध को त्यागी, विवादों का समाज से हल करे। क्या चाहते हैं? पूरा विश्व कैसा हो जाए? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट। तो यदि पूरे विश्व को अपने को पीसफुल अपने को क्या बनाना है, वहां पीस स्टेब्लिश करनी है, शांति स्थापित करनी है, तो क्या करना होगा? जब सभी जो स्टेट है वो रूल बेस्ड सिस्टम को अपनाए, कानून को अपनाए, नियमों को अपनाए, सभी देश जब कानूनों को अपनाते हैं तब एक बेहतरीन विश्व का निर्माण होता है। ये बात कौन कर रहे हैं? ये कांट महोदय कहते हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट। स्थायी शांति तभी संभव है जब राज्य कानून आधारित व्यवस्था अपनाए, युद्ध को त्यागे और विवादों का हल करें। तो स्थायी शांति प्राकृतिक नहीं है, ये बनानी पड़ती है, ये नेचुरल नहीं है। स्थायी शांति जो हम पढ़ रहे हैं, परपेचुअल पीस का कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं कि स्थायी शांति आ जाएगी, हमेशा लोग अच्छे से रहेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा युद्ध नहीं होगा, कहीं भी एक्सप्लॉइटेशन शोषण नहीं होगा, किसी को गुलाम नहीं बनाया जाएगा, ये अपने आप नहीं होगा।
क्या बनाना पड़ेगा? इसको बनाना पड़ेगा, ये महोदय कर रहे हैं। तो इसको भी देख लेना आप, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट की ये बातें कर रहे हैं। और तीसरा है विश्व नागरिक अधिकारों की ये बात करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है इनका, ये ज़रूरी आपको ध्यान में रखना है। हॉस्पिटैलिटी, अतिथि अधिकार देते हैं, विश्व नागरिक अधिकार, यानी एक नागरिक, एक सिटीज़न के पास जो राइट है, वो पूरे विश्व में होने चाहिए। जैसे आपके पास भारत में राइट्स अपन पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स है भारत में खूब सारे, सभी नागरिकों के पास में ही है। तो ऐसे राइट्स क्या होने चाहिए, पूरे विश्व में होना चाहिए। जैसे अपना मन किया चलो अमेरिका चलते हैं, तो ऐसा नहीं कि अमेरिका आपको भगा देगा, अरे स्वीकार करेगा अपने को। अतिथि, हम उनके क्या हो जाएँगे, अतिथि हो जाएँगे। हॉस्पिटैलिटी अपने साथ करेगा, वो अच्छा व्यवहार करेगा, अपने को आते ही स्वागत करेगा। आपने एहसान किया कि आप हमारे पास में आए, ऐसी-ऐसी बातें करेगा। अच्छे अपनी व्यवस्था करेगा, रहने की, खाने-पीने की सब व्यवस्था वो करेगा। जैसे अपने घर में क्या आते हैं, मेहमान आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, वैसा ही यहाँ पर होना चाहिए कि एक जो नागरिक है किसी देश का, वो किसी दूसरे देश में जाता है, तो उसका क्या करना चाहिए, खुश होके उसको स्वीकार करना चाहिए कि आप आए, थैंक यू, आप हमारे देश के अंदर कहता है, ये देखिए हमारा देश इतना प्यारा है। तो अधिकार क्या होने चाहिए, यूनिवर्सल होने चाहिए। नागरिकों के जो अधिकार है किसी एक देश के नहीं, पूरे विश्व में उसको अधिकार मिले। कहीं भी आओ जाओ, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। Hospitality means the rights of stranger not to be treated is a enemy. तो ये अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा देश का व्यक्ति आया अपने देश में और उसको उठा के जेल में डाल दिया एक शत्रु की तरह। वो आपका एनिमी नहीं है, वो आपका फ्रेंड है। तो अपरिचित को शत्रु नहीं, अतिथि की तरह सम्मान करें। ये आधुनिक शरणार्थी अधिकार की जड़ है। महत्वपूर्ण, बड़ी प्यारी बात है ये जो है ना, हॉस्पिटैलिटी, इसी से क्या बनता है, रिफ्यूजी राइट्स। सॉरी। इससे से क्या बनेगा, रेफ्यूजी राइट्स बनता है। किससे? कि यदि हम किसी दूसरे देश में जाएँ, तो हमारा को स्वीकार करें। यही होता है शरणार्थी, रेफ्यूजी क्या होता है, उनके देश में शोषण होता है, वो दूसरे देश में जाता है, तो उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई दूसरे देश में जाता है, तो उसको स्वीकार करें, आइए आप, हमारे देश में आपका स्वागत है। जैसे हम बोलते हैं अपना कोई रिश्तेदार आता है, हाँ, आइए, आइए, आपका स्वागत है। वैसे ही यहाँ पर उनका वेलकम हमें करना चाहिए। किसके लिए कह रहे हैं, ये मेन कांसेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, शरणार्थी अधिकारों के साथ में, कि जो रेफ्यूजी है, जो अपनी प्रॉब्लम में होते हैं, वो अपने देश को छोड़ के आते हैं, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार हमें करना चाहिए। तो ये जो लॉज बने हैं रेफ्यूजी से जुड़े हुए, कहाँ से आए हैं, इसी से आए हैं ये जो कांसेप्ट है इमनुअल कांट का, यहीं से ये जुड़ा हुआ है। अब इनके मेन 3 थियरीज और है, 3 थियरीज है इनके, देखो 3 मूल सिद्धांत। तो एक विश्व नागरिक कैसे बन सकता है, इन सब के बारे में थोड़ा हम देखेंगे। तो पहला है रैशनैलिटी, तर्क बुद्धि। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है, उसके अंदर रीजन है, और रीजन सभी मनुष्यों के साझा नैतिक समुदाय बनाता है। टू बी ए पर्सन इज टू बी ए सब्जेक्ट ऑफ मोरल लॉ। तो सभी के ऊपर एक जैसा कानून होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक मानव है, और मानव के साथ में उसमें क्या है, रीजन है, सभी में क्या तर्क बुद्धि है, सोचने समझने की क्षमता है। यदि किसी में सोचने समझने की क्षमता है, तो क्या हो जाएगा, उसको एक कम्युनिटी बनाना है। ये जो वर्ल्ड कम्युनिटी, विश्व समुदाय है, उसका वो भाग होगा, क्योंकि सब में एक कॉमन फीचर है, एक कॉमन विशेषता है, गुण है उसमें। तो मनुष्य का सबसे बड़ा गुण रीजन है, अपने सोचने समझने की क्षमता है ना। अरे अपन कौन सा काम करेंगे जिससे अपना क्या हो, बेनिफिट हो, वही काम हम करते हैं, दूसरा काम हम नहीं करते हैं सामान्यतः। तो रीजन सभी मनुष्य को एक साझा नैतिक समुदाय बनाता है। व्यक्ति होना, नैतिक कानून का वाहक होना, मानवाधिकार का आधार मानव होने के कारण अधिकार मिलने चाहिए। मानवाधिकार क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि हम सभी क्या है, मानव होने के कारण हम सभी को मानवाधिकार मिलना चाहिए।
और मानव क्यों है, सभी एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास में रीज़न है, सोचने-समझने की क्षमता है। सभी मनुष्य है, उनमें सोचने-समझने की क्षमता है, इसलिए वो एक वर्ल्ड कम्युनिटी का क्या है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है पूरे विश्व समुदाय का। ये स्टेटमेंट है इनका, याद करना है ये भी। रैशनैलिटी है सभी में। दूसरा स्वायत्ता, तो स्वायत्तता भी होना चाहिए, ऑटोनॉमी। जो भी व्यक्ति है, जो भी सिटीज़न है, उनको निर्णय लेने, अपने उद्देश्य चुनने, अपनी स्वतंत्रता रखने का अधिकार है, इसलिए राजनीतिक दमन, युद्ध, दासता सभी अनैतिक है। सभी को अपने बारे में सोचने का अधिकार है। क्यों? सभी में रीज़न होता है, सब में क्या होता है? रीज़न होता है। यदि सभी में रीज़न है, तो सभी को पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो आप किसी दूसरे को गुलाम नहीं बना सकते, दूसरे के ऊपर युद्ध थोप नहीं सकते, किसी दूसरे का शोषण नहीं कर सकते। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास रीजन है तो उसके पास में आज़ादी हुई होनी चाहिए, उसके पास अधिकार भी होना चाहिए, ऑटोनॉमी स्वायत्तता, कुछ विशेष अधिकार होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास रीजन है। तो अपने डिसीजन खुद लेगा वो, अपने उद्देश्य खुद चुनेगा क्योंकि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, कोई बताएगा नहीं उसको। अपनी स्वतंत्रता रखने का अधिकार है, कोई भी उसको उसको गुलाम नहीं बनाएगा। खुद रहेगा, वो मस्त रहेगा, उसको कोई दूसरा परेशान नहीं कर सकता। उसके पास क्या होती है? स्वायत्तता होती है, ऑटोनॉमी होती है। तो ये भी आप देख सकते हो। तीसरा है डिग्निटी। तीसरा क्या है? डिग्निटी। तो स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मजात अधिकार है। फ्रीडम इज द ओनली नेट राइट टू ह्यूमन बीइंग्स। डिग्निटी बहुत बड़ी बात है ये। अपन पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 21, यही तो है, पूरा डिग्निटी के साथ में जोड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बार-बार डिसीजन देता रहता है कि मानव की डिग्निटी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे एक इंसान जो सिटीज़न है, वो नागरिक है, उसकी डिग्निटी को नुकसान पहुँचे। गंदा पानी आप पी रहे हो, आपकी इज़्ज़त खत्म होती है। आप पढ़ाई-लिखाई नहीं किए, सरकार व्यवस्था करे आपकी पढ़ाई-लिखनाई लिखाई करने की, क्योंकि आपकी इससे डिग्निटी खत्म हो रही है। आपके पास खाने के लिए आपके पास में नहीं है। आपकी क्या इज़्ज़त, डिग्निटी ये सब खत्म हो रहा है, आपका सम्मान खत्म हो रहा है। तो आप बीमार हो, आपके पास पैसे नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा सरकार करे, क्योंकि उससे भी आपकी डिग्निटी खत्म हो रही है। तो ये भी महत्वपूर्ण है आपकी डिग्निटी। तो 3 पॉइंट है, रीज़न, ऑटोनॉमी और डिग्निटी, गरिमा, स्वायत्तता और तर्क बुद्धि। ये 3 मेन पॉइंट है जो ये पूरा कांसेप्ट जो बिल्ड करते हैं मॉरल कॉस्मोपॉलिटनिज़्म को, इसी के बेस के ऊपर ये करे थे। तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला इनका कांसेप्ट है परपेचुअल पीस। सबसे मेन कंसेप्ट है, इनकी बुक भी है परपेचुअल पीस के नाम से, जो कि 1795 के अंतर्गत लिखी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण काम जो कि अक्सर एग्जाम के अंतर्गत आता रहता है बहुत बार, अब तो सभी ने याद कर लिया, पहले किसी को ये याद नहीं होता था, फिर भी ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। परपेचुअल पीस थ्योरी, स्थायी शांति का सिद्धांत किसने दिया, किसने दिया, ये बार बार पूछा जाता है। शुरुआती समय में किसने दिया? तो ये कांट है। स्थायी शांति लिख सकते हो यहाँ पर, स्थायी शांति का सिद्धांत। स्थायी शांति, शांति कैसी होनी चाहिए? स्थायी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज लोग आराम से रह रहे हैं, दूसरे दिन उसको मार दिया। सभी मिलजुल कर रहें, स्थायी होना चाहिए। तो यूएन इंटरनेशनल लॉ ग्लोबल पीस थ्योरी इसी पर आधारित है। कांट कहते हैं युद्ध स्वभाव नहीं, राजनीतिक संरचनाओं की विफलता है। युद्ध ह्यूमन का एक क्या नहीं है, बिहेवियर नहीं है, स्वभाव नहीं है। ये किसके कारण आता है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के कारण आता है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, आपके देश की व्यवस्था कैसी है? जैसे तानाशाही है, अरे हिटलर जैसी व्यवस्था ही आ गई आपके देश के अंतर्गत, वो तो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए दूसरे देश के ऊपर हमला कर ही देगा। तो स्ट्रक्चर कैसी है, आपकी संरचना कैसी है, आपके देश में कैसे काम चल रहा है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और आपका लेजिस्लेचर कैसा है, लोग कैसे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, क्या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि ये सब कहीं पर भी ज्यादा है तो आपका जो स्ट्रक्चर, अपने देश की जो संरचना है, वो क्या हो गई? एकदम बकवास हो गई, बेकार हो गई है। और यदि ऐसा है तो वही क्या करते, युद्ध करते हैं।
तो यूएन आज के समय में जो यूएन बना है इसी के कारण बना है। परपेचुअल पीस के कारण यूएन यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना है 24 अक्टूबर 1945 को, वो इसी कारण, इसी थ्योरी के बेस्ड के ऊपर है कि विश्व में हमें एक ऐसा विश्व बनाना है, कैसा हो, पीसफुल हो, शांतिपूर्ण तरीके से पूरा विश्व रहे, सभी लोग मिलजुल कर रहे। उसके लिए यूएन का गठन किया गया। अपन पढ़ते हैं पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा के लिए किसका निर्माण किया गया, सबसे मेन पर्पज क्या है, पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा के लिए यूएन को बनाया जाता है। और शांति और सुरक्षा की सबसे पहली बात तो कौन कर रहे हैं, इम्मानुएल कांट कर रहे हैं। तो इन्हीं की जो थियरी है उसी के बेस पर यूएन का निर्माण होता है। अंतरराष्ट्रीय कानून आप देखते हो और ग्लोबल पीस थ्योरी आप देखते हो, विश्व शांति सिद्धांत आप पढ़ते हो, वो भी सब इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। वार इज नॉट ह्यूमन नेचर, इट इज द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो इसके अंतर्गत वो कुछ बताएंगे कि यदि कोई वार होता है, युद्ध होता है, उसको हम रोके कैसे। शुरुआती जो उनका आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसमें वो ये बातें बताएंगे कि यदि युद्ध होता है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये जो आपके गुप्त संधियां होती है, गुप्त संधियां होती है, हिटलर वाली अपन देखते हैं, मुसोलिनी है, या ब्रिटेन ने गुप्त संधियां किया था, सीक्रेट ट्रीटीज बोलते हैं, सीक्रेट ट्रीटीज करते हैं कि किसी को बताते नहीं है, वो दूसरों के साथ संधियां कर लेते हैं कि यदि ऐसा ऐसा होता है तो हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। तो इनको समाप्त हमें करना है। स्थायी सेनाएं समाप्त हो जाए, आपके देश के अंतर्गत कोई भी परमानेंट आर्मी नहीं होनी चाहिए, और आपको दूसरे देशों के जो इंटरनल अफेयर होते हैं, आंतरिक जो मामले होते हैं, उसमें भी दखल नहीं देना। क्या हो रहा है बांग्लादेश पाकिस्तान में, हमें कुछ मतलब नहीं है। आपको ज्यादा नाटक नहीं करना है कि आप हम उसको ये कर लेंगे, और अपने ध्यान रखो, पहले कम से कम अपने देश के अंतर्गत तो पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करो, आप शांति और सुरक्षा को बनाए रखो कम से कम अपने देश के अंतर्गत। युद्ध के लिए विदेशी कर्ज नहीं लिया जाए, विदेशी कर्ज नहीं लिया जाए। जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड वार चल रहा था, अमेरिका से खूब सारा लोन लिया गया, किसके द्वारा, यूरोपियन कंट्री के द्वारा। उसके बाद में अमेरिका का पूरा क्या हो गया, हेजिमनी, ये सब अपन पढ़ते हैं, पूरा वर्चस्व हो जाता पूरे यूरोप के अंतर्गत, और आज के समय पूरे वर्ल्ड के ऊपर उनका, अभी तो नहीं, अभी तो खूब सारी चीन जैसे पावरफुल कंट्री उभर के आ गए हैं, लेकिन एक समय में वो सबसे पावरफुल थे 1990 के बाद, जब यूएसएसआर कोलैप्स करता है, गिर जाता है, ध्वस्त हो जाता है। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। राज्यों के संबंध कानून पर आधारित हो, लॉ बेस्ड होना चाहिए, यानी कानून का पालन करें ऐसे होना चाहिए। और युद्ध में धोखा नहीं देना है, जहर, हथियारों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। ऐसे किसी भी वेपन्स या कुछ गलत तरीकों से युद्ध में इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ 6 तरीके बताते हैं कि यदि युद्ध होता है तो कैसे कैसे उनको हम रोक सकते हैं। आगे देखो, इनका एक और वहीं पर एक और कंसेप्ट है इसी बुक के अंतर्गत। तो कैसे हम लेके आए परपेचुअल पीस, हम स्थायी शांति को हम कैसे ला सकते हैं, कैसे लाए पूरे विश्व के अंतर्गत। उसके बाद कितने तरीके बताएंगे, 3 तरीके। एक 3 तरीके अपने ऊपर पढ़े थे, उससे भी पहले भी हमने 3 तरीके पढ़े थे। 3 याद रहेंगे, स्वायत्ता, और और तो हमें याद ही नहीं है। तर्क बुद्धि भी हमने पढ़ा था कि नहीं। तो वहां भी 3, उससे पहले 3, एक बार फिर से हम 3 पढ़ेंगे। तो ये है रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्या है, रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। हर देश के अंतर्गत संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संविधान। हमें क्या लानी है, परपेचुअल पीस, पूरे विश्व के अंतर्गत स्थायी शांति, ऐसी शांति जो हमेशा चलते रहे, 100 200 400 500 साल चलती रहे, जीवन भर, हमेशा जब तक जीवन रहेगा तब तक शांति बनी रहे विश्व के अंतर्गत। उसके लिए क्या लाना है विश्व में, सबसे पहले हर देश को कैसा होना, डेमोक्रेटिक होना, लोकतंत्र हर देश में आना चाहिए। रिपब्लिकन गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो संविधान हर राज्य में गणतांत्रिक शासन होगा। हर राज्य में होना चाहिए, देयर मस्ट बी ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन एवरी स्टेट।
और ये जो सब होता है जनता की सहमति से होना चाहिए, कानून पर आधारित होना चाहिए और पावर को सेपरेशन हमें करना पड़ेगा, डिवाइड होनी चाहिए, पावर बंटी होनी चाहिए। यदि किसी देश में लोकतंत्र है तो वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जनता की सहमति से, जो कानून बने वो जनता की सहमति से होनी चाहिए। और क्या सभी लोग कानून का पालन करें, जो पावर है किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर की ये भी बातें करें कि पावर बंटी होनी चाहिए, किसी के पास पावर आ जाती है तो मुश्किल हो जाती है। तो ये डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी यहीं से उत्पन्न होती है, कहाँ से? यहीं से उत्पन्न हो रही है रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, गणतांत्रिक संविधान की ये बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गणतांत्रिक संविधान। ये हटा दीजिए, लाइन ऐसे लग गई होगी। गणतांत्रिक संविधान की ये बात कर रहे हैं, यानी हर देश में एक संविधान होना चाहिए, संविधान जनता की सहमति से हो, शासन व्यवस्थाएं कैसे चली? कानून के आधार पर, यानी सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए उस देश के अंतर्गत, और पावर किसी एक के पास नहीं होना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के अंतर्गत एक हमने पढ़ लिया मुख्य रूप से, ये इनका एक कंसेप्ट हो गया। चलो, पहला काम क्या हो गया? पूरे हर देश में क्या होना चाहिए? डेमोक्रेसी होनी चाहिए। दूसरी बात क्या करते हैं? कांट वर्ल्ड गवर्नमेंट की बातें नहीं चाहते, वे कहते हैं कि सभी स्वतंत्र राज्यों का एक शांति संघ बनाना चाहिए, पीस फेडरेशन की ये बात करते हैं। फेडरेशन किसका होना चाहिए? फ्री स्टेट का। जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश, भूटान हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इनका एक संगठन बनना चाहिए। कैसा संगठन होना चाहिए? पीस फेडरेशन उनका एक बनना चाहिए, कि जहां भी डेमोक्रेसी है, सभी जो डेमोक्रेसी है उनको ये अपना फेडरेशन बना लेना, एक संघ बना लेना है, सभी मिलजुल कर फिर रहेंगे, एक संघ बना लेंगे। दूसरा इनका। तीसरा है कि जो राइट होते हैं, दूसरा क्या हो गया? सब एक संघ बना लेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे, जितने भी जहां भी क्या हो डेमोक्रेसी है, ये सब लोग मिलकर रहेंगे, पूरे विश्व में शांति स्थापित करनी है, पहला बात डेमोक्रेसी आना चाहिए। दूसरा काम क्या करना है? पीस फेडरेशन हम बनाएंगे, एक शांति संघ हम बना लेंगे वहां पर, पूरे विश्व के अंतर्गत बनाएंगे ये भी। और तीसरा है इसमें जो राइट होते हैं, राइट्स होते हैं, वो सबको मिलने चाहिए, किसी एक को नहीं, कि यदि आप किसी दूसरे देश में जाते हो तब भी आपके पास राइट्स होना चाहिए। तो इस विश्व में जितने भी लोग हैं सबके पास क्या होना चाहिए? राइट्स होना चाहिए। तो कॉस्मोपॉलिटन पॉलिटियन राइट्स की बात करते हैं। कौन से राइट? तो हॉस्पिटलिटी, विजिट है, यूनिवर्सल सिटीजन, कांट करते हैं दैट बिलोंग्स ऑल ह्यूमन बीइंग इन कॉमन। तो पृथ्वी क्या है? सभी की है, तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी सम्मान की योग्य है। पृथ्वी क्या है? सभी की है, कोई भी कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, सबका सम्मान होना चाहिए। तो ये राइट कैसे होनी चाहिए? यूनिवर्सल होनी चाहिए। उतने ही अधिकार अपने को मिलना चाहिए जितने अधिकार बांग्लादेश के पास है, अमेरिका के पास में है, या अपने पड़ोसी देशों के पास में। सबके पास में बराबर बराबर अधिकार होना चाहिए। हॉस्पिटलिटी हमने देखा ही था, और यहीं से कौन सा निकलता है? रेफ्यूजी कंसेप्ट निकलता है, शरणार्थियों के अधिकारों की बात हम कर ही रहे थे। राइट टू विजिट, कहीं भी घूमने की आजादी होनी चाहिए, और भी राइट्स है, अपने दो तीन ही लिए है। और यूनिवर्सल सिटीजनशिप, एक नागरिक केवल एक देश का नागरिक नहीं रहेगा, पूरे विश्व का नागरिक रहेगा। यूनिवर्सल राइट्स की ये बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी सभी की है, कोई भी कहीं भी सम्मान की होगी, ये इनका स्टेटमेंट है। ये भी ध्यान रहेगा आपके, हाँ बिल्कुल रहेगा। तो यहाँ पर यदि अपने को परपेचुअल पीस स्टेब्लिश करनी है, पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापना करनी है, क्या काम करेंगे? हर देश में क्या होनी चाहिए? डेमोक्रेसी। दूसरा, एक शांति संघ हम बनाएंगे, सभी देश, तो सभी देश है वो क्या मिलकर बनाएंगे? एक संघ बनाएंगे, फेडरेशन बनाएंगे, पीस फेडरेशन जिसको वो कहते हैं। और तीसरा काम क्या करेंगे? सभी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके पास में राइट्स होंगे, कहीं भी जाओ, और आप जाओगे तो आपको भगाया नहीं जाएगा, आपका स्वीकार किया जाएगा, आपको थैंक यू बोला जाएगा कि आप हमारे पास में आए। ओके, विजिट है, हॉस्पिटैलिटी है, इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपना कांट का हो गया है, ये नुस्बाम, ये सब हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, थोड़ा सा लंबी हो रही है क्लासेस, लेकिन ठीक है, एडजस्ट कीजिए आप। तो 2 क्लासेज हो गई, एक क्लास तो कम से कम आएगी, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे, अभी एक थिंकर अपन ने पढ़ ला, स्टोइक भी हमने देखा, उसके बाद अपन ने कांट देखा, अब अपन खूब सारे और थिंकर इसमें पढ़ेंगे।
अभी के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी क्लासेस ठीक लगती है तो आप हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ जा सकते हो, वहाँ देख सकते हो, नंबर ये सब आपको मैंने दे ही रखे हैं। एक बार फिर से आप लिख सकते हो हमारे नंबर 8955576886, 8955, कोई भी आपको हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ, पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ यदि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो 8955576786। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन में भी जा सकते हो, कांटेक्ट कीजिए आप यदि कुछ भी आपको पढ़ना हायर एजुकेशन से संबंधित। ओके, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं तीसरे वीडियो में। इसी का एक और शानदार पार्ट हम पढ़ेंगे जो एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा। जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, एमएसएड वाले क्वेश्चन होते हैं, वहां आपके लिए हेल्प करेंगे वो।